3 मार्च 1717 अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का पतन। क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं मुगल उत्तराधिकारियों के बीच आपस में संघर्ष और दरबारी षड्यंत्र से मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाता है और इसी कमजोरी का फायदा इस समय मुगल सूबेदार जो विभिन्न प्रांतों के गवर्नर्स थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाते हैं। इसी समय हम देखते हैं कि बंगाल, अवध, हैदराबाद ये बड़े प्रांत थे मुगल साम्राज्य के। मतलब बड़े यूं कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा यही 3 बड़े प्रांत बंगाल, अवध और हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। अन्य प्रांत तो स्वतंत्र हुए ही, सभी प्रांत स्वतंत्र। मतलब सिर्फ 50 वर्ष के अंदर हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की सीमा केवल दिल्ली और लाल किले तक सिमट कर रह जाता है और मुगल बादशाह सिर्फ 50 साल में देखते हैं मुगल बादशाह 1707 में औरंगजेब मरता है और 1757 तक हम देखते हैं मुगल बादशाह जो हैं वो दरबार से, उनको अपने दरबारियों से इतना डर लगता है कि वो दरबार से निकल जाता है और इतिहास में भगोड़ा बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है, शाह आलम द्वितीय। तो मुगलों की स्थिति बहुत खराब हो गई। तो इस समय हम देखें तो हमारे यहाँ भारत में 18वीं शताब्दी का जो भारत है, राजनीतिक रूप से देखें तो अनेक स्वतंत्र राज्य एक साथ फिर से विकेंद्रीकरण, अर्थात इस समय देखें तो कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक या राजवंश नहीं था जो फिर से संपूर्ण भारत पर शासन कर सकता है। इस समय हम देखते हैं मराठों में पेशवाओं का शासनकाल। पेशवा बाजीराव प्रथम जो बहुत ही योग्य था और जो संपूर्ण भारत पर शासन कर सकता था, लेकिन आपसी रंजिश, आपसी संघर्ष में वो भी अपनी शक्ति को क्षय किया। इसी परिस्थितियों में, इन सब परिस्थितियों में हम देखते हैं कि इसी समय यूरोपियन कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आता है और जब वो भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों को देखता है और समझता है तो उन्हें लगता है कि व्यापार के साथ साथ अब राजनीतिक हस्तक्षेप भी हम आसानी से कर सकते हैं। और फिर व्यापारिक कंपनियां, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आपस में भी व्यापार के उद्देश्य से पहले प्रतिस्पर्धा करता और फिर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए भी आपस में लड़ते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में व्यापारिक कंपनियां, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस प्रकार से आया और किस प्रकार से यहाँ अपने आप को स्थापित किया, उसी को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यापारिक कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए जो व्यापार करने के उद्देश्य से, फिर यहाँ वर्चस्व स्थापित किया। फिर पुर्तगालियों के बाद डच, डेनमार्क से डच आए थे, सॉरी हॉलैंड से डच आए थे 1602 ईस्वी में, जबकि वह पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में ही भारत आ गया था। डच, हॉलैंड वाले जिसको आज नीदरलैंड कहते हैं, वो भी भारत आया व्यापार करने के उद्देश्य से 1602 ईस्वी में। फिर ब्रिटिशर्स आया 1608 ईस्वी में, विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। फिर 1616 में हम देखते हैं डेनमार्क से आया डेनिश कंपनी। फिर 1668 में फ्रेंच कंपनी भी भारत आता है व्यापार के लिए। तो इन सब अपने अपने स्तर पर व्यापारिक कोठियां स्थापित कर भारत की वस्तुएं सस्ते, मुनाफा, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना इनका उद्देश्य होता है। और फिर जब भारतीय परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियों जब आपस में वो फिर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी करता है, इसमें पुर्तगीज व्यापारी हैं उनके साथ अंग्रेजों का संघर्ष, फिर बाद में अंग्रेजों का डचों के साथ संघर्ष और फिर बाद में अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष। और अंत में सिर्फ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटिश कंपनी ही भारत में सर्वाइव करता है, एक छत्र अधिकार, और फिर वो यहाँ के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप और फिर धीरे धीरे पहले बंगाल में पलासी और बक्सर के युद्ध से बंगाल पर अधिकार करता है और बंगाल के ही संसाधनों से संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करता। कंपनियां, तो देखो ये यूरोपियंस इस समय कैसे आए, क्यों आए? तो हमें पता है कि यूरोप वाले भारत से संपर्क में थे, पहले से भी थे, लेकिन वो पहले अरबियों के माध्यम से यूरोप भारतीयों के साथ संपर्क में था। लेकिन यूरोपियंस का अरबियों के साथ संपर्क समाप्त हो गया कब? 1453। इस समय बहुत बड़ी घटना घटी थी। क्या? तो कुस्तुनतुनिया
कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, अर्थात बेंजेंटाइन साम्राज्य का, है ना, पतन, और यहाँ तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्की साम्राज्य का वर्चस्व, तुर्कों ने टर्की पर अधिकार कर लिया। टर्की जो यूरोप को एशिया से थल मार्ग से जोड़ता है, और उस तुर्की में तुर्कों ने अधिकार कर लिया और फिर यूरोपियंस को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया कि अब आप हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकता था, वो अब अरब के माध्यम से भारत से संपर्क नहीं कर सकता। इसी घटना के बाद हम देखते हैं यूरोप में पुनर्जागरण, प्रबोधन, धर्म सुधार आंदोलन, और फिर इन सब घटनाओं ने यूरोप को बिल्कुल मॉडर्न बना दिया, आधुनिक। यूरोप में माना जाता है कि इस समय तक यूरोप मध्यकाल में था, अर्थात अंधकार युग में था, लेकिन इस घटना के बाद यूरोप में आधुनिकीकरण आया, मॉडर्नाइजेशन आया। इसी समय यूरोप में हम देखते हैं कि यूरोप वाले कि किस तरह से भारत से संपर्क स्थापित किया जाए वापस। हल मार्ग तो अवरुद्ध हो गया, तो इस समय यूरोपीय देशों ने, यूरोपीय शासकों ने अपने नाविकों को प्रोत्साहित किया कि आप समुद्री मार्ग को डिस्कवर करो, खोजो। तो इस समय हम देखते हैं कि कई सारे नाविक समुद्री मार्ग से भारत की पहुंचने का रास्ता ढूंढने का प्रयास करता है, और इस प्रयास में सबसे ज्यादा पुर्तगाली शासकों ने नाविकों को संरक्षण, क्योंकि इस समय यूरोप में देखें तो पुर्तगाल यही सबसे शक्तिशाली देश था, क्योंकि इनके पास नेवल फोर्स, नौसेना बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार का था, इसलिए यूरोप में पुर्तगाली शक्तिशाली था। यूरोप में यह माना जाता था कि जिसके पास जितना शक्तिशाली नौसेना होगा वही यूरोप पर और फिर संपूर्ण संसार पर राज कर सकता। तो इस समय देखें तो पुर्तगाली जो पोर्तुगीज था वो नौसेना में सबसे शक्तिशाली। तो इस समय पुर्तगीज शासकों ने अपने नाविकों को, नेविगेटर्स को प्रमोट किया कि जाओ नए नए भौगोलिक मार्गों की खोज करो। तो सबसे पहले एक नाविक था जिसने भौगोलिक मार्ग ढूंढने का प्रयास किया, वो था बार्थेलोमियो डियाज। बार्थेलोमियो डियाज ईयर 1487 में ये पुर्तगाल नाविक था, नेविगेटर था। ये पुर्तगाल से निकला और अफ्रीका के तट के सहारे वो भारत को खोजते हुए वो सिर्फ यहां तक ही पहुंच पाया। अफ्रीका का जो बिल्कुल दक्षिणतम जो हॉर्न है, जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं, आसान द्वीप, वहां तक पहुंच गया, लेकिन यहां से वो आगे नहीं जा पाया। तो पहला नाविक जिसने समुद्री मार्ग से भारत खोजने के लिए निकला था, लेकिन वो आधे प्रयास में ही वापस चला गया। तो बार्थेलोमियो डियाज ने क्या खोजा? तो केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप खोज लिया बार्थेलोमियो डियाज, आसान द्वीप। उसके बाद फिर से एक नाविक फिर से निकला। वो नाविक था ईयर 1492, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस, इसे भी भारत खोजना था, लेकिन ये भारत खोजने के चक्कर में ये इधर नीचे ना आ पाया। ये अटलांटिक से सीधे सीधे वो अमेरिका के तट पर पहुंच गया, कोलंबस। तो कोलंबस अमेरिका को खोज लिया, अमेरिका के तट पर पहुंच गया कोलंबस। लेकिन वापस वो अंदर नहीं जा पाया अमेरिका के हल में, वो वापस फिर चला गया। फिर ईयर 1497-98 वास्को डी गामा, ये भी निकला। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा बार्थेलोमियो डियाज
के सफलता, है ना, तो इसको काफी फायदा मिला, ये भी उसी रूट को पकड़ा, यहां तक तो पहुंच गया। फिर यहां से वो किनारे किनारे यहां तक, फिर यहां से वो सीधे ही तट से, इस तरह से वास्को डी गामा ने भारत को खोज लिया। समुद्री रास्ता, भारत का समुद्री मार्ग खोजा, भारत को खोजा नहीं है, भारत का समुद्री मार्ग को ढूंढ निकाला वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 1497-98, है ना, में भारत पहुंचा। अभी देखेंगे भारत में कहां पहुंचा। फिर इसी समय हम देखते हैं ईयर 1500, 1500 में एक और इटालियन नाविक निकला, इटली से निकला, अमेरिगो वेस्पुची, अमेरिगो वेस्पुची। ये इटली से निकला था ये, और फाइनली ये अमेरिका के तट पर अमेरिका को ढूंढ लिया। तो इसने अमेरिका को ढूंढ लिया, इसी के नाम पर अमेरिका पड़ा है, अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची। इतने सारी डिस्कवरी हो गई। फिर ईयर 1500, 1520 से 22 के बीच में एक और बहुत बड़े नाविक था, मैगलन, मैगलन, मैगलन। इसने तो संपूर्ण विश्व को ही नाप लिया, पूरे वर्ल्ड को ही नाप लिया। मैगलन, मैगलन पुर्तगाल से निकला और वो ब्राजील होते हुए वो इधर पैसिफिक ओशियन में पहुंच गया, और पैसिफिक ओशियन होते हुए वो पहुंचा यहाँ फिलीपींस। फिलीपींस में फिलीपींस के लोगों के साथ इसका युद्ध हुआ, जिसमें मैगलन मारा गया। और फिर मैगलन के साथ जो गए थे, कहते हैं कि लगभग 10 जहाज में 250 लोग गए थे ढूंढने के लिए, पूरे विश्व भ्रमण के लिए पहली बार। फिर फिलीपींस, फिलीपींस होते हुए फिर यूं घूमता हुआ वापस आया था। तो संपूर्ण विश्व को, है ना, पूरे विश्व को इसने नाप लिया, है ना, संपूर्ण विश्व पर, है ना, और का भ्रमण। और इस तरह से पहली बार विद एविडेंस पता चला कि पृथ्वी जो है वो सपाट नहीं है, वो गोलाकार प्रमाणित हो गया। तो मैगलन ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है। तो इस तरह से ये सारे बड़े साहसी नाविक थे। सोचो ये 2 साल तक भ्रमण कर रहा है समुद्र। 250 लोग गए थे मैगलन के साथ, बचकर आए थे केवल 18। तो इस तरह से संपूर्ण विश्व का भौगोलिक समुद्री रास्ता ढूंढ लिया, और इस तरह से संपूर्ण विश्व के बारे में पता चल गया कि पृथ्वी एक गोल शेप में। तो भारत को किसने, भारत का समुद्री मार्ग किसने ढूंढा? वास्को डी गामा, वास्को। तो पुर्तगाली थे ये वास्को डी गामा। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगालियों को देखते हैं। पुर्तगाल इस समय यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश पुर्तगाल ही था। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल के पास सर्वश्रेष्ठ नौसेना था, नेवल फोर्स था, इसलिए। तो पुर्तगाली जो आए, पुर्तगीज आए, सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा 1498। कहाँ आया? तो जब ये इधर भारत आया था, भारत अरबियन सी के पास ये घूम रहा था, भटक गया था। तो इस समय एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीद ने इस वास्को डी गामा को मदद किया था भारतीय तट तक पहुंचने में। तो अब्दुल मुनीद के सहायता से वास्को डी गामा पहुंचा। कहां पहुंचा? तो मालाबार कोस्ट, अर्थात केरला वाले तट पर। इस समय केरला साइड में देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश था, जैसे कालीकट में जमोरिन, कन्नौर में अलग, इधर कोचीन में अलग राजवंश। तो इस समय केरला क्षेत्र में देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश थे।
तो ये पहुंचा कालीकट, कालीकट पहुंचा था। इस समय कालीकट में किसका शासन था? जमोरिन, जमोरिन का शासन था। जमोरिन एक राजवंश था। यहाँ जमोरिन का मतलब होता है समुद्र का स्वामी। जमोरिन का अर्थ समुद्र का स्वामी। तो ये अपने आप को, जमोरिन शासक थे, ये अपने आप को समुद्र का स्वामी मानते थे। तो वास्को डी गामा कालीकट में, जमोरिन राजवंश का शासन था, तो जमोरिन शासकों के दरबार में पहुंचे, शासक के दरबार में। तो इस समय जमोरिन शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया कि भाई आओ, विदेशी हो। वो वास्को डी गामा काफ़ी सारे उपहार लेकर आया था, लेकिन ये जमोरिन, इनको सोना चाहिए था, सोना और चांदी। उपहार में ये सोना और चांदी लेते थे और वही अच्छा माना जाता था। लेकिन ये वास्को डी गामा उपहार में सोना चांदी के अलावा कुछ कुछ चीज़ें लाया था। तो इससे जमोरिन शासक नाराज भी हो गए थे कि ये तो कोई भी इस तरह का उपहार हम जैसे राजा को नहीं देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के उपहार। फिर फाइनली दोनों में अच्छे संबंध। वास्को डी गामा काफ़ी समय तक जमोरिन के दरबार में रुकता है, कालीकट का भ्रमण करता है और फिर यहाँ से वो काफ़ी सारे मसाले खरीद कर लेकर जाता है। जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल पहुँचता है तो वो जो मसाले उसने जितने मूल्य में खरीदा था उसका 60 गुना, 16 टाइम्स ज़्यादा उसको वहाँ से मूल्य प्राप्त हुआ पुर्तगाल में। इससे पुर्तगाल के शासक और पुर्तगालियों को समझ में आ गया कि भारत के साथ व्यापार में बहुत मुनाफा है, तो चलो भारत के साथ व्यापार करें। तो इस समय पुर्तगाली शासक ने एक और नाविक को भेजा, पेड्रो कैब्रॉल, पेड्रो कैब्रॉल को भेजा। पेड्रो कैब्रॉल ये आया 1500 में, 1500 ईस्वी में, पेड्रो कैब्रॉल। जब ये मालाबार तट में पहुंचा तो ये क्या देखता है कि मालाबार तट के जो राज्य हैं जैसे कन्नूर, कालीकट, कोचीन, ये राज्य आपस में ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, आपस में ही इनके संघर्ष। तो कैब्रॉल को समझ में आया कि व्यापार जो हम करेंगे भारत के साथ, इस व्यापार में मुनाफा तब और ज्यादा हो सकता है जब इनके आपसी संघर्ष का लाभ उठाया जाए, अर्थात इनमें और फूट डालो और राज करो। तो इसी ने फूट डालने की कोशिश करना शुरू कर दिया था, फूट डालने की, कि इनमें आपस में फूट डालो, जिससे क्या होगा, या आपस में संघर्ष करेंगे, फिर हम इनको मदद करेंगे और फिर हमें ये सुविधाएं देंगे, व्यापारिक सुविधाएं देंगे, इससे हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। तो व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से पेड्रो कैब्रॉल ने इन राज्यों के बीच में फूट डाला और व्यापार में वर्चस्व स्थापित। तो पेड्रो कैब्रॉल, फिर वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। वास्को डी गामा फिर से भारत आया था, एक बार वापस भारत आया था, पुनः भारत आया था उसी क्षेत्र पर। फिर से वो सामान वगैरह खरीद कर ले गए। इन सब घटनाओं से वास्को डी गामा, पेड्रो कैब्रॉल, वास्को डी गामा वापस, इससे पुर्तगाल के शासक को समझ में आ गया कि भारत में अब एक स्थायी ठिकाना, एक स्थायी कार्यालय हमें स्थापित करना चाहिए, जिसके जो भारत से हमें व्यापार में, भारत के साथ व्यापार में लाभ वाली स्थिति में हो। इसी उद्देश्य से पुर्तगीज सरकार ने 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत भेजा, अल्बुकर्क को, और इसने कोचिन के राजा के मदद से इसने पहली बार भारत में एक कार्यालय स्थापित किया। कहाँ? कोचिन में। तो पुर्तगालियों का पहला जो व्यापारिक कोठी या कार्यालय कह सकते हैं वो था कोचिन, पहला कोठी। किसने स्थापित किया? अल्बुकर्क ने। देखो अल्बुकर्क, इसका पुर्तगालियों का भारत में वर्चस्व स्थापित करने में जो रोल हम अल्बुकर्क का देखेंगे, वही रोल हम देखेंगे ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लाइव में, क्लाइव के संदर्भ में, क्लाइव का जो रोल था।
और उसी तरह का हम देखेंगे फ्रांस कंपनी का डुप्ले। तो डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी को भारत में स्थापित करने में, क्लाइव का ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थापना में, और अल्बुकर्क का पुर्तगीज का भारत में व्यापार करने के संदर्भ में देखें तो इसका भी वही महत्व है। तो अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक कोठी या कार्यालय कह सकते हैं कोचिन में था। यही काफी समय तक पुर्तगालियों का एक तरह से मुख्यालय बना। पहला मुख्यालय कोचिन या पहला फैक्ट्री भी कोचिन। फिर बाद में 1505 में कन्ननूर में दूसरा फैक्ट्री स्थापित हुआ। पहला फैक्ट्री कोचिन पुर्तगालियों का, दूसरा फैक्ट्री कन्ननूर। अब पुर्तगालियों को यूं समझ में आ गया कि भारत में अब स्थायी कार्यालय, स्थायी व्यवस्था, सब कुछ, तो अब यहां एक अधिकारी भी होना चाहिए। तो पुर्तगालियों ने भारत में अपना एक गवर्नर नियुक्त करने का प्रथा प्रारंभ किया और गवर्नरों को कहा कि गवर्नर का जो होगा कार्यकाल वह 3 वर्ष का होगा। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। इसने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये 1505 से लेकर 9 तक भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 to 09। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसने पुर्तगालियों को संपूर्ण अरब सागर पर, समुद्र पर पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित कर। इस समय हम देखते हैं कि अरब सागर पर अरबी व्यापारियों का वर्चस्व था। इसी समय हम देखते हैं होर्मुज, है ना, अभी जो होर्मुज जिस पर हम इतना विवाद देख रहे हैं, वो इसी समय हम देखते हैं कि होर्मुज का महत्व। तो संपूर्ण अरब क्षेत्र पर, अरब सागर पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनी डोमिनेंसी एस्टैब्लिश कर दिया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी इस उद्देश्य से अरब सागर पर नियंत्रण स्थापित करने की, नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसी ने कार्टेज सिस्टम, कार्टेज व्यवस्था या सिस्टम इसी ने शुरू किया था। कार्टेज मतलब एक तरह का लाइसेंस कि अरब सागर पर किसी भी व्यापारी को जहाज लाने की अनुमति तभी मिलेगी जब वह व्यापारी पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदेगा, अर्थात लाइसेंस खरीदेगा। अगर आप बिना लाइसेंस के, बिना कार्टेज के अरब सागर पर अपना जहाज उतारा और जहाज में माल लेकर जा रहे हो, तो उस जहाज को ये कहता है कि हम लूट लेंगे। समझ सकते हो आप पुर्तगाली समुद्र में कितनी शक्तिशाली था कि यूरोप से वो अरब सागर में आकर कहता है अरब व्यापारियों को, भारतीय व्यापारियों को, कि हम तुम्हारे जहाज लूट लेंगे अगर तुमने हमें टैक्स नहीं दिया तो। ठीक, तो कार्टेज सिस्टम इसने लाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इस समय वर्चस्व स्थापित करने के लिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त सेना को, इनकी संयुक्त सेना को, इनके साथ युद्ध हुआ था, काफी लंबा चला इनका युद्ध। इनकी संयुक्त सेना को, ज्वाइंट आर्मी को पुर्तगालियों ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने परास्त कर दिया था। गुजरात के शासक, मिस्र और टर्की, इन तीनों की संयुक्त सेना को
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने डिफीट किया। हालांकि इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का अपना बेटा, उसका खुद का बेटा मारा गया था। इसी विजय के पश्चात, है ना, ये इसी विजय के पश्चात ईयर 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इस होर्मुज पर, जो आज इतना हम देखते हैं, होर्मुज जितना चर्चा में है, होर्मुज पर वर्चस्व स्थापित, होर्मुज को अपना अधिकार में ले लिया। ध्यान रखना, पुर्तगालियों ने 1509 ईस्वी में होर्मुज को, है ना, अपने कब्जे में लिया। इस समय होर्मुज, जो आज ओमान में है होर्मुज, और इस पास को बोलते हैं होर्मुज स्ट्रेट, नहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ऐसे होर्मुज एक आइलैंड है जो ओमान के अधीन है आज, ठीक है। और होर्मुज स्ट्रेट, जिस पर ईरान वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अभी हमने देखा कि पिछले अमेरिका इजराइल ने ईरान पर तबाड़तोड़ अटैक किया, 40 दिन तक दोनों के बीच युद्ध चला, और फिर इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को अपने कब्जे में ले लिया और वहां से कहा कि भाई अब तो हम टोल वसूलेंगे जो भी जहाज जाएगा इधर से। इस समय होर्मुज हम देखें तो विश्व के जो व्यापार होता है, होर्मुज इस समय देखें तो इस लाइन से ज़्यादातर व्यापार किसका होता है? ऊर्जा का, एनर्जी, क्रूड ऑयल, है ना। तो लगभग 20% व्यापार इसी होर्मुज स्ट्रेट से ही विश्व को सप्लाई होता है। हालांकि ऊर्जा तो अभी 100 वर्ष हुआ है जो ऊर्जा, है ना। उससे पहले क्या था? 1900 से पहले तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो उससे पहले किसी मार्ग से मसाला, वस्त्र का व्यापार होता था, संपूर्ण यूरोप तक जाता था। भारत, फारस, ये फारस है, ईरान, इधर अरब क्षेत्र और इधर ईस्टर्न अफ्रीका के अधिकतर व्यापार इसी मार्ग से होता था। तो समझ सकते हो कि ये हमेशा से एक प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग रहा है। तो पुर्तगालियों से पहले इस आइलैंड पर होर्मुज में होर्मुज राजवंश का ही शासन था। यहां देखते हैं हम 11वीं शताब्दी से ही होर्मुज किंगडम था। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स, उसमें होर्मुज किंगडम जो 11वीं शताब्दी से ही यहाँ शासन कर रहा था, और 16वीं शताब्दी तक होर्मुज किंगडम का ही शासन रहा है। और ये होर्मुज किंगडम बहुत ही रिच किंगडम था, क्योंकि व्यापार बड़े स्तर पर होता था। और उस होर्मुज किंगडम पर फाइनली पुर्तगालियों ने वर्चस्व स्थापित कर, अर्थात अब भारत, ईरान, अरब और अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार पर अब पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया, क्योंकि होर्मुज पर नियंत्रण कर लिया। तो इस समय होर्मुज पुर्तगालियों के अधीन आ गया। अब तो पुर्तगाली माला माल हो गए, क्योंकि इस समय जितने भी व्यापार हो रहा था, मसाले का व्यापार और वस्त्र का व्यापार, वो सब इसी रास्ते से। और इस पर, यहाँ इस आइलैंड पर पुर्तगालियों का कब्जा। तो पुर्तगालियों ने यहाँ एक टोल गेट, पहले तो पुर्तगालियों ने इस आइलैंड को फोर्टिफाइड किया, किले बनाकर सुरक्षित किया, ताकि अन्य कोई हम पर अधिकार ना कर ले, हम पर आक्रमण ना करे। और पास में जो रास्ता है, पास से स्ट्रेट है, उस पर उसने टोल गेट बनाया कि कोई भी बिना परमिशन के, हमारे परमिशन के ना आ सकते हो ना जा सकते हो, और परमिशन चाहिए तो पैसे दो। तो इस तरह से संपूर्ण व्यापार पर, अरब क्षेत्र के संपूर्ण व्यापार पर इस समय पुर्तगालियों का नियंत्रण। और इस क्षेत्र से, जैसे मैंने बताया, भारत, ईरान, अरब, इन सब, अफ्रीका का व्यापार इसी रास्ते से हो रहा था। तो पुर्तगालियों ने इस पर अपना वर्चस्व रखा। काफी समय तक पुर्तगालियों का ही यहाँ वर्चस्व रहा है। 1509 से लेकर 1622 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था ये होर्मुज आइलैंड। और 1622 में फाइनली अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को यहां से खदेड़ दिया। अंग्रेजों मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने फारस के शासक, है ना, फारस, है ना, ईरान के शासक, सफाविद शासक शाह अब्बास, वही शाह अब्बास जिसके साथ जहांगीर के बहुत मित्रतापूर्ण संबंध, जिसके फोटो बनाने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए जहांगीर ने अपने प्रिय चित्रकार बिशन दास को भेजा था, वही शाह अब्बास प्रथम।
तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह अब्बास प्रथम और डच कंपनी इन तीनों ने मिलकर पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और पुर्तगालियों से होर्मुज आइलैंड को छीन लिया। तो होर्मुज अब इनके नियंत्रण में हो गया। होर्मुज आइलैंड इनके नियंत्रण में, अर्थात होर्मुज स्ट्रेट भी अब इनके नियंत्रण में हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईरान और डच तीनों का नियंत्रण है, तो मतलब फायदा तीनों को होगा, लेकिन ये ऐसा करना ही नहीं चाहेंगे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी और डच आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी और डच, तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप में ही 1680 से 84 के बीच में इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इंग्लैंड ने हॉलैंड को डिफीट कर दिया और हॉलैंड हार गया इस युद्ध में। इससे डच की स्थिति कमजोर हो गई यहां हॉर्मुज पर, तो यहां से डचों को विड्रॉ करना पड़ा, डच वापस चले गए। तो इस तरह से अब हॉर्मुज पर किसका नियंत्रण होगा इस समय के बाद? इस समय के बाद सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह अब्बास का। तो हॉर्मुज पर अब इन दोनों का नियंत्रण रहा। ईरान और ईस्ट इंडिया कंपनी मिलकर हॉर्मुज पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने नियंत्रण में रखा। काफी समय तक इंग्लैंड ही इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक तरह से वर्चस्व, क्योंकि उसको पता था कि यूरोप इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर जब तक हमारा नियंत्रण रहेगा तब तक भारतीय संसाधनों का दोहन हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यही एक सबसे शॉर्टकट और सरल रास्ता है भारत से यूरोप तक, है ना, इंग्लैंड तक अपने भारतीय संसाधनों को लूट कर ले जाने का सबसे सरल और सबसे शॉर्टकट रास्ता। तो इंग्लैंड ने इस हॉर्मुज स्ट्रेट का, इस हॉर्मुज आइलैंड का लाभ अपने पक्ष में, मतलब भारत के संसाधनों को लूटने के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया काफी सालों तक। पहले तो व्यापार और फिर बाद में लूट देखेंगे अभी हम। तो अंग्रेजों ने इस हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण रखा काफी समय तक। इसी हॉर्मुज पर अंग्रेजों का नियंत्रण बाद में, बहुत बाद में हम देखेंगे, लगभग 1900 ईस्वी के आसपास 1900, एक इंग्लैंड के एक फाइनेंसर थे, इंग्लैंड के ही थे वो फाइनेंसर, ब्रिटिश फाइनेंसर थे वो, विलियम नॉक्स। विलियम नॉक्स, विलियम नॉक्स। ये ब्रिटिश फाइनेंसर था। इसने कहा कि भाई हमें इस क्षेत्र में, ईरान क्षेत्र में तेल, है ना, क्रूड ऑयल ऊर्जा का स्रोत है, वो हमें यहां से मिल सकता है, अरब क्षेत्र से हमें मिल सकता है। तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का इसी क्षेत्र पर वर्चस्व था। इससे पहले देखेंगे तो ये जो यूएई वाला क्षेत्र है, यूएई, है ना, इन देशों, इन राज्यों के साथ भी इंग्लैंड ने समय समय पर बहुत सारी संधियां किया था, बहुत सारी संधि किया था। अरब क्षेत्र, यूएई वाले क्षेत्र पर छोटे छोटे राज्य थे इस समय, इनके साथ इंग्लैंड ने अपने शर्तों के हिसाब से बहुत सारी संधियां कर लिया। तो ये वाला क्षेत्र और ईरान वाला क्षेत्र भी इस समय देखें तो इंग्लैंड की अधीन था, और हॉर्मुज तो था ही पहले से। तो इस समय ब्रिटिश फाइनेंसर एक था विलियम नॉक्स, इसने तेल की खोज के लिए दिलचस्पी दिखाया और ईरान आया, और काफी समय तक इन्होंने तेल खोजना शुरू किया, खोजता रहा, और फिर फाइनली 1908 1908 ईस्वी में इसी फाइनेंसर का ही एक ब्रिटिश इंजीनियर था, उसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड रेनॉल्ड्स। जॉर्ज बर्नार्ड रेनॉल्ड्स एक इंजीनियर था। इसी ने फाइनली 1908 में ईरान में तेल, कच्चा तेल खोज लिया 1908 में।
और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाया, प्राइवेट कंपनी, ब्रिटिश एंग्लो पर्सियन गल्फ कंपनी, एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी। कब बना? 1909 में एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी। और फिर यही कंपनी ईरान से कच्चा तेल निकालना शुरू किया, और इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तेल का इस्तेमाल जहाजों में करने लगा। तो इससे इंग्लैंड को समझ में आ गया कि इस ऊर्जा का क्या महत्व है, कि अब ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम। तो इस समय से वो इस कंपनी पर नजर रखने लगा, और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कंपनी के, है ना, ईयर 1914 में इस कंपनी का मैक्सिमम हिस्सा, है ना, 51% शेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया, ताकि ये तो भविष्य का, है ना, ऊर्जा है। तो इस समय से इंग्लैंड का ईरान पर वर्चस्व स्थापित हो गया, और वो व्यापार क्रूड ऑयल पर अपना नियंत्रण। इस समय से लेकर हम देखते हैं 1972 तक ईरान के कच्चे तेल पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण रहा था। फाइनली ब्रिटिशर्स ने 1972-71 में जाकर वहां से अपने सारे वर्चस्व, अपने सारे वो अधिकार को विड्रॉ कर लिया। तो आज जो हम होर्मुज और ईरान के साथ जो वर्चस्व की लड़ाई देख रहे हैं, वो एक्चुअली में लड़ाई का कारण, मुख्य कारण ये ईंधन है, ये फ्यूल है, ऊर्जा है, और इस रूट पर नियंत्रण स्थापित करना है। अमेरिका कहता है हम नियंत्रण स्थापित करेंगे, ईरान कहता है नहीं हमारा है ये, हम नियंत्रण स्थापित। उसी पर अभी उसी के वर्चस्व के लिए हो सकता है वापस फिर से युद्ध हो। अब युद्ध जो होगा, पहले युद्ध क्या किस बहाने से किया अमेरिका ने, कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, इसके पास न्यूक्लियर्स हैं। अब अमेरिका फिर से आक्रमण करेगा, और किस उद्देश्य से? भाई ईरान इस क्षेत्र पर दादागिरी कर रहा है ना, जहाजों पर टोल वसूल कर रहा है, तो हमें नाकाबंदी तो कर दिया अमेरिका ने। अब यहाँ ईरान और अमेरिका आपस में लड़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे पूरे विश्व प्रभावित होगा, क्योंकि आज हम देखें तो लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से पूरे विश्व को सप्लाई होता है, तो वो प्रभावित होगा। जैसे कि हमने देखा अभी ईरान 40 दिन के युद्ध में ही किस तरह के क्राइसिस आया, तो आगे भी ये हो सकता। तो हमने देखा पुर्तगाली, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला शासक था जिसने होर्मुज पर अधिकार किया था। तो ऐतिहासिक संदर्भ में हमने आज होर्मुज को देखा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, कार्टेज सिस्टम लाया, और गुजरात, टार्की और मिस्र की संयुक्त सेना को परास्त किया, होर्मुज पर नियंत्रण स्थापित किया। इतने सारे काम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, उसने किया। अगला गवर्नर अल्फांसो, वही अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वही अल्बुकर्क जो 1503 में आया था, कोचिन में अपना पहला व्यापारिक केंद्र। ये अब गवर्नर जनरल बना पुर्तगालियों का। 1509 से लेकर 1515 तक ये भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को अपने अधिकार में कर लिया, गोवा को छीन लिया भारतीय शासक से। किस शासक से? तो यूसुफ आदिल शाह। अब इसके नाम से ही पता चल गया होगा कौन से शासक थे। तो आदिल शाह कहां के शासक? आदिल शाही बीजापुर डायनेस्टी, तो ये बीजापुर के शासक, है ना, बीजापुर। तो बीजापुर से इसने गोवा को स्नैच कर लिया, और इस कार्य में अल्बुकर्क को मदद किया था किसने? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने, जो कि इस समय विजयनगर का शक्तिशाली शासक, उसने अल्बुकर्क को मदद किया था
किसके विरुद्ध? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के विरुद्ध गोवा को जीतने, क्योंकि इस समय कृष्णदेव राय, विजयनगर और बीजापुर ये दो बड़े प्रतिद्वंदी राज्य थे दक्षिण भारत में, इनमें आपस में संघर्ष। तो इस समय कृष्णदेव राय पुर्तगालियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, पुर्तगालियों से है ना अरबी घोड़े प्राप्त करने के लिए कृष्णदेव राय ने विदेशी शासकों को मदद किया था अपने ही पड़ोसी राज्य के विरुद्ध। ठीक है, तो गोवा को पुर्तगालियों ने जीत लिया 1510 ईस्वी। बाद में देखेंगे यही गोवा पुर्तगालियों का फिर मुख्यालय बनता है, और फिर गोवा काफी समय तक, आजादी के बाद भी 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के पास। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को अपने अधीन कर लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का यह मानना था कि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बहुत कम है और भारत के राज्यों पर वर्चस्व स्थापित करना है, यहाँ के संसाधनों पर वर्चस्व स्थापित करना है, तो पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। तो पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि कैसे होगी? तो विवाह, पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि अधिक से अधिक भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करो, और फिर जो बच्चे होंगे वो पुर्तगाली होंगे। तो इस समय पुर्तगालियों ने भारतीय महिलाओं से जबरदस्ती जबरन विवाह करना शुरू किया। इससे भारतीय किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा आप समझ, लेकिन ये शक्तिशाली था, तो विवाह है ना को प्रोत्साहित किया, है ना, भारतीय महिलाओं के साथ, है ना, विवाह को प्रोत्साहित किया कि अधिक से अधिक विवाह करो। पहला काम। इसी समय हम देखते हैं पुर्तगाली भारतीयों को बंदी भी बनाने लगे और उनको दास बनाकर, है ना, भारतीयों को दास, है ना, बनाकर अफ्रीका और यूरोप में बेचने की भी प्रथा इसी ने प्रारंभ किया। तो इस तरह से अल्बुकर्क ने ये सारे काम किए। अल्बुकर्क के बाद देखें अगला जो प्रमुख गवर्नर है ना, वो है निनो डी कुन्हा। निनो डी कुन्हा अगला प्रमुख गवर्नर, निनो डी कुन्हा 1529 to 38। निनो डी कुन्हा, निनो डी कुन्हा इसके समय में भी देखते हैं पुर्तगाली काफी शक्तिशाली होता है। निनो डी कुन्हा इसी ने ईयर 1529 में कोचीन के स्थान पर गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय, हेडक्वार्टर बना दिया। गोवा अब पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर रहा और यहां से अंत तक ये पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर रहा। इसने बंगाल के बहुत सारे क्षेत्रों पर इसने फैक्ट्री स्थापित किया, व्यापारिक कोठी, जैसे सतगांव, चटगांव, हुगली, इसने व्यापारिक कोठी स्थापित। इसके अलावा इसने श्रीलंका के भी कुछ क्षेत्रों पर इसने व्यापारिक कोठियां स्थापित। निनो डी कुन्हा मतलब इसके समय में पुर्तगालियों का काफी विस्तार हुआ। इसके समय में गुजरात का शासक, गुजरात के साथ पुर्तगालियों का प्रतिस्पर्धा होगा, क्योंकि पुर्तगाली गुजरात के व्यापार पर भी वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करेगा। और इस समय गुजरात में एक स्वतंत्र राजवंश है और इस समय गुजरात का शासक भी बहुत शक्तिशाली है, बहादुर शाह। बहादुर शाह ये वही बहादुर शाह है जिसने मेवाड़ पर 1534 ईस्वी में आक्रमण किया था, मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य को परास्त किया, उसकी माता कर्मावती को बाध्य किया था जोहर करने के लिए। यही बहादुर शाह। कर्मावती ने मदद के लिए हुमायूं से रिक्वेस्ट किया था, कहते कि राखी भी भेजी थी राखी। तो बहादुर शाह, बाद में हुमायूं ने इस बहादुर शाह को परास्त करने के लिए मुगल सेना भेजा था।
इससे पहले देखें तो ये जो बहादुर शाह है, इसका पुर्तगालियों के साथ संघर्ष, पहले पुर्तगालियों के साथ ही संघर्ष, गुजरात पर वर्चस्व स्थापित, गुजरात पर इनका अधिकार है। तो इस समय इस बहादुर शाह ने तुर्की के शासक सुलेमान रईस से मदद मांगा था, और सुलेमान रईस ने पुर्तगालियों के विरुद्ध बहादुर शाह को मदद करने के लिए सेना भेजा था। और इस सेना में सुलेमान रईस ने तुर्की से एक बहुत बड़े योद्धा रूमी खान को भेजा था। यह वही रूमी खान है, इसी समय आया था भारत में रूमी खान, और यह वही रूमी खान है जिसने 1565 में बन्नीहट्टी और राक्षस तगड़ी का युद्ध, जो विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में हुआ था, जिसमें रूमी खान ने एक युद्ध पद्धति, वॉर स्ट्रेटेजी लाया था, तुर्की वॉर स्ट्रेटेजी, एक वॉर टैक्टिक्स से लाया था रूमी खान, जो हमने विजयनगर के संदर्भ में बताया था। तो रूमी खान इसी समय भारत आया था पुर्तगालियों के विरुद्ध। लेकिन जब मुगल शासक हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया बहादुर शाह के विरुद्ध, तो इस समय इसी बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से, निनो डी कुना से दोस्ती कर ली। कहा कि भैया हम तुमको बसीन देते हैं, बसीन है ना, बसीन महाराष्ट्र में बसीन है ना, दीव भी दे देंगे, दीव, दमन, दीव सब पुर्तगालियों के पास ही था, कि हमें तुम मुगलों के विरुद्ध है ना मदद करो, हुमायूं के विरुद्ध हमें मदद करो। तो निनो डी कुना तैयार हो गया, कहा कि भाई ये तो हम इसीलिए तो हम तुमसे लड़ रहे थे, दे दो हमें। तो इस समय निनो डी कुना को बसीन, दीव मिल गया और बहादुर शाह को मदद करने के लिए। लेकिन हुमायूं तो पहुंचा ही नहीं गुजरात, बहादुर शाह से हुमायूं का युद्ध हुआ ही नहीं था। तो फिर जब हुमायूं वापस लौट गया, चला गया, हुमायूं का डर खत्म हो गया, तो बहादुर शाह ने कहा कि भाई अब तो तुमसे फिर लड़ेंगे हम। तो फिर से लड़ाई शुरू हो गई। तो वापस सुलेमान रईस ने सेना भेजा था, लेकिन कहते हैं कि इस समय बहादुर शाह और निनो डी कुना ने उसको समुद्र में बुलाया था कि आओ बैठकर अपन जो भी विवाद है निपटा लेते हैं। तो बहादुर शाह गया और निनो डी कुना से वहीं समुद्र में ही झड़प हो गई, और निनो डी कुना ने समुद्र में धक्का मार दिया, बहादुर शाह गया, बहादुर शाह का अंत। तो इसी निनो डी कुना के समय ही बहादुर शाह मारा गया। तो निनो डी कुना। नेक्स्ट गवर्नर, अगला गवर्नर देखें, जोआओ डी कोस्टा। जोआओ डी कोस्टा नेक्स्ट गवर्नर, जोआओ डी कोस्टा। इसने गुजरात से जो सॉल्सेट, दमन, दीव को छीना था निनो डी कुना ने, उसको बिल्कुल इसने सुरक्षित किया। मतलब ये पक्का कर लिया इसके समय में दीव, दमन, सॉल्सेट, वसीन, सब ये सारे पश्चिमी तट के है ना द्वीप, ये वेस्टर्न कोस्ट के आइलैंड से हैं, पोर्ट, इस पर वर्चस्व। तो देखें तो गोवा और पश्चिमी तट के जो आइलैंड्स थे उस पर इनका नियंत्रण। इसी समय हम देखते हैं एक है ना, इसी समय से ईयर 1542 के बाद पुर्तगालियों ने एक और गलत का पठा भारत में शुरू किया। इससे पहले तक नहीं था, इसके बाद से शुरू किया था। इसी समय पुर्तगाली ईसाई मिशनरी के एक संत आया था, सेंट जेवियर। इसने मास लेवल पर, बड़े स्तर पर हिंदुओं को धर्मांतरण करवाया था फोर्सफुली, और हिंदू रीति रिवाजों को, हिंदू प्रथाओं को, हिंदू मंदिरों को पुर्तगाली शासकों की मदद से तुड़वा दिया था। मतलब इसी ने, है ना, कह सकते हो कि इसी ने गोवा और दमन द्वीप वाले क्षेत्र में, है ना, आज जो हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर, वो यहीं से शुरू होती है। इसने पूरी तरह से उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था उस क्षेत्र को। इसी ने इनइक्वाइजेशन शुरू किया था, धर्म न्यायाधिकरण, इसी सेंट ने। मतलब बहुत ज़्यादा बर्बरता, धार्मिक धर्म के नाम पर गैर क्रिश्चियंस पर बहुत ज़्यादा बारबेरियन टाइप से व्यवहार किया, है ना, अधिक से अधिक
हिंदुओं को या गैर क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने की क्या किया भी, इसी था, यही था सेंट जेवियर। तो इस तरह से देखो तो पुर्तगालियों ने इस समय भारत पर अधिकार, और लगभग 100 साल तक पुर्तगालियों ने, है ना, 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक भारत पर पुर्तगालियों का, स्पेशली दक्षिण भारत पर मसाले और वस्त्र व्यापार पर इसका पूर्ण नियंत्रण था। पुर्तगालियों का जमोरिन शासकों के साथ भी संघर्ष काफी लंबा रहा। ऐसा नहीं कि वास्को डी गामा ने जमोरिन को, काफी समय तक जमोरिन और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष चलता रहा। जमोरिनों का पुर्तगालियों के साथ काफी लंबे समय तक संघर्ष चला था, और जमोरिन इसलिए भी पुर्तगालियों से लगातार संघर्ष कर पाया क्योंकि इस समय जमोरिन को मुस्लिम व्यापारियों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। मुस्लिम व्यापारियों का सहयोग के वजह से ये जो जमोरिन थे ये काफ़ी समय तक पुर्तगालियों के साथ संघर्ष किया। इन मुस्लिम व्यापारियों को कहते थे मरक्कर। मुस्लिम व्यापारियों को क्या कहते थे? मरक्कर। तो मरक्करों के सहयोग से जमोरिनों ने पुर्तगालियों की जो लूटमार की नीति थी उससे काफ़ी समय तक संघर्ष किया। इसमें यही मरक्कर में ही थे कुछ ये जो मुस्लिम व्यापारी थे ये नौसेना में बहुत पारंगत थे। इनमें से जो श्रेष्ठ नौसैनिक होते थे उनको कुंजली की उपाधि दी जाती थी। कुंजली मतलब यूं समझो कि नौसेना प्रमुख की उपाधि को कुंजली कहा जाता था। मतलब आज का एडमिरल है ना, एडमिरल नौसेना प्रमुख। कुंजली एक उपाधि है। तो मरक्कर कुंजली। मरक्कर कौन? मुस्लिम व्यापारी जिसका जमोरिन शासकों को काफी सहयोग किया था। और कुंजली मरक्कर मतलब वो मरक्कर जो नौसैनिक के सैन्य प्रमुख एडमिरल बने थे। तो ऐसे कई कुंजली मरक्कर हुए जमोरिन शासकों के समय में, जिसने पुर्तगालियों से जमोरिन शासकों को सुरक्षा प्रदान। और कई बार इनके बीच आपस में, मतलब पुर्तगालियों और जमोरिनों के बीच में संघर्ष हुआ। इसमें एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ना, कुंजली मरक्कर, ध्यान रखना है ना। जो एडमिरल होते थे उनको बोलते हैं कुंजली मरक्कर। जमोरिनों का सैन्य नौसेना का प्रमुख एडमिरल कुंजली मरक्कर। ये उपाधि है, कोई नाम नहीं, उपाधि है, नौसेना प्रमुख। तो पुर्तगालियों के साथ इनके काफी संघर्ष। इनमें एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था पुर्तगाली वर्सेस जमोरिनों के बीच में। इस युद्ध का नाम है चालियम का युद्ध। चालियम का युद्ध। यह युद्ध 1571 में यह युद्ध हुआ था, चालियम का युद्ध। इसमें कुंजली मरक्कर नौसेना, जो इनके जमोरिनों का जो नौसेना प्रमुख था, कुंजली मरक्कर फोर्थ, मतलब इससे पहले कुंजली मरक्कर 1, कुंजली मरक्कर 2, कुंजली मरक्कर 3 हुए। तो ये कुंजली मरक्कर 4 ने पुर्तगालियों को इस युद्ध में परास्त कर दिया था। मतलब पहली बार भारत की भूमि में पुर्तगाली भारतीयों से हारे थे, वो इस युद्ध में हारे थे, चालियम का युद्ध। इसमें कुंजली मरक्कर ने बहुत ही बहादुरी से पुर्तगाली नौसेना को डिफीट कर दिया था, परास्त कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि पुर्तगाली नौसेना में पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली, और उस नौसेना को जमोरिन शासक कुंजली मरक्कर, जो जमोरिन शासकों की नौसेना का प्रमुख है, उसने पुर्तगालियों को परास्त किया था, है ना। इस युद्ध में इसने, है ना, कुंजली मरक्कर फोर्थ ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया था, परास्त। तो जब यूरोपियंस हार जाते थे तो क्या करते थे? भाई षड्यंत्र, किस तरह से फूट डाल दो इनमें। तो पुर्तगालियों ने यही किया, जमोरिन और कुंजली मरक्कर के बीच में फूट डाल दिया। और इससे क्या हुआ? जमोरिन शासक और कुंजली मरक्कर के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया, और इसी मतभेद का फायदा उठाया पुर्तगालियों ने,
और फिर बाद में जमोरिन के ही है ना षड्यंत्र कर कुंजली मरक्कर को पुर्तगालियों ने, कुंजली मरक्कर फोर्थ को पुर्तगालियों ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में इसी कुंजली मरक्कर फोर्थ को पुर्तगालियों ने मृत्यु दंड दे दिया था, मृत्यु दंड दे दिया। तो यहीं से जमोरिनों का भी पतन हुआ, पुर्तगालियों ने षड्यंत्र किया, जमोरिन का पतन और कुंजली मरक्कर भी गए। इस कुंजली मरक्कर के याद में है ना, ये जो कुंजली मरक्कर थे इसके याद में भारतीय नौसेना ने कुंजली मरक्कर के जो साहस बलिदान था, उसका जो साहस था, उसका सम्मान किया और मुंबई में उनके नाम पर एक नौसैनिक बेस भी बनाया है भारतीय नौसेना ने मुंबई में, जिसका नाम है INS कुंजली, INS कुंजली। इसी कुंजली मरक्कर के सम्मान में यह नाम, यह नौसैनिक बेस बनाया गया है, INS कुंजली। ठीक है, INS कुंजली। ये बॉम्बे में है, भारतीय नौसेना का एक बेस है। तो पुर्तगालियों की पहली जो पराजय थी भारत में वो चलियम के युद्ध में था, चालियम का युद्ध। उसके बाद देखें तो फिर पुर्तगालियों का जो दूसरा जो पराजय है वो अंग्रेजों ने परास्त किया, ईयर 1588, है ना, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है ये। 1588 में अंग्रेज नौसेनापति था विलियम ड्रेक, विलियम ड्रेक, अंग्रेज नौसैनिक विलियम ड्रेक। इसने विलियम ड्रेक, विलियम ड्रेक ये कौन था? तो ब्रिटिश नौसेना का प्रमुख था, ब्रिटिश नौसेना। इसी के नेतृत्व में, विलियम ड्रेक के नेतृत्व में ब्रिटिश नौसेना ने ईयर 1588 में स्पेनिश आर्मेडा ने क्या किया? स्पेनिश आर्मेडा नामक, स्पेनिश आर्मेडा नामक पुर्तगाली जहाज को, है ना, समुद्र में परास्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और इसी घटना से, इस घटना के बाद यह माना गया कि समुद्र में अब अंग्रेजों का, इंग्लैंड का वर्चस्व होगा, क्योंकि अभी तक पुर्तगाली समुद्र में अजेय था, अभी तक पुर्तगाली नौसेना को किसी ने भी परास्त नहीं किया था। लेकिन पहली बार अंग्रेज, ब्रिटिशर्स ने विलियम ड्रैक के नेतृत्व में स्पेनिश आर्मेडा को परास्त कर दिया और उसके जहाजी बेड़े को ध्वस्त कर दिया और यहीं से समुद्र पर इंग्लैंड का वर्चस्व स्थापित हो गया और पुर्तगालियों का पतन शुरू हुआ। हम जानते हैं इसी के बाद, है ना, ईयर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से भारत में आया विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, और यहाँ भी भारत में ब्रिटिशर्स और पुर्तगालियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। और फाइनली हम देखते हैं ईयर 1612 में सूरत पर व्यापार, सूरत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, किसमें? पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच। और इस प्रतिस्पर्धा में फाइनली ईयर 1612 में बैटल ऑफ स्वाली, है ना, स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने इस युद्ध में पुर्तगालियों को परास्त कर, और यहीं से पुर्तगालियों का भारत में अंत शुरू हो गया, यहीं से शुरू हुआ, पतन शुरू हो गया। फिर बाद में डचों ने भी पुर्तगालियों को कि बहुत सारे ठिकाना को, बहुत सारे उनकी व्यापारिक कोठियों पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। जैसे कि हम जानते हैं पुर्तगालियों ने, है ना, अफ्रीका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, अफ्रीका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मोजाम्बिक को अपना मुख्यालय बनाया था। मोजाम्बिक 3 हेडक्वार्टर बनाया था इस एशिया अफ्रीका के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो पहला व्यापारिक केंद्र बनाया था मोजाम्बिक, जो अफ्रीकन व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करेगा। दूसरा था भारत के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कहाँ बनाया? गोवा। और तीसरा था कि उधर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर, जावा, सुमात्रा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, एशिया
में व्यापारिक नियंत्रण के लिए मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित। इसी व्यापारिक केंद्र में देखते हैं मलक्का पर, देखते हैं बाद में डचों ने इस पर अधिकार कर लिया। श्रीलंका के बहुत सारे व्यापारिक कोठियों पर भी डचों ने अधिकार कर लिया। तो इस तरह से देखें तो धीरे धीरे इस समय 1612 ईस्वी के बाद भारत में पुर्तगालियों का डोमिनेंसी कम हुई और अंग्रेजों और डचों की डोमिनेंसी बढ़ गई। ठीक है, हम देखते हैं कि ईयर 1661 में, है ना, पुर्तगालियों से ही अंग्रेजों को बॉम्बे मिला। कैसे मिला था? तो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन बर्गेंजा, जिसकी विवाह ब्रिटिश राजा प्रिंस चार्ल्स से हुई थी। तो पुर्तगाली राजा ने अपनी पुत्री कैथरीन बर्गेंजा को दहेज भी दिया था, मतलब प्रिंस चार्ल्स को दहेज में दिया था। क्या? बॉम्बे दिया था दहेज में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दहेज में बॉम्बे मिला था। दहेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन के राजा को मिला। ब्रिटेन के राजा क्या करते हैं इस बॉम्बे को? तो ब्रिटेन के राजा ने इसी बॉम्बे को बाद में ईयर 1668 में सिर्फ 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो इस तरह से देखें तो पुर्तगालियों का 1612 के बाद धीरे धीरे तो सवाली के युद्ध से पुर्तगालियों का पतन शुरू हुआ और समुद्र पर पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त हुआ। ईयर 1588 में जब विलियम ड्रैक ब्रिटिश नौसेना के नेतृत्व में स्पेनिश आर्मीडा को ध्वस्त कर, तो इस तरह से पुर्तगालियों का भारत में किस तरह से प्रवेश हुआ, किस उद्देश्य से, और फिर भारत में क्या किया। देखो, पुर्तगालियों का भारत में पतन का जो कारण है वो कि इनके ये लूटमार, है ना, और धर्मांतरण, है ना। जैसे कि हमने देखा 1542 के बाद पुर्तगालियों के पर क्रिश्चियन मिशनरी का नियंत्रण हो गया। क्रिश्चियन मिशनरी कहता है पुर्तगालियों को कि भाई हमें आप सपोर्ट करो, हमें सहयोग करो भारतीयों को अधिक से अधिक ईसाईकरण करने, धर्मांतरण। तो इस समय भारतीयों को अधिक से अधिक धर्मांतरण करने लगे। जबरन विवाह करता था, जबरन दास बना लेते थे। इससे क्या, भारतीयों में पुर्तगालियों के प्रति एक वैमनस्य था, उनसे घृणा करते थे कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। पुर्तगाली लूटमार भी करते थे। ये समुद्री जो डाकू होते थे, पायरेट्स, उनके साथ मिलकर ये समुद्री व्यापार में लूटमार करते थे। इन्हीं को फिरंगी कहते हैं। तो ये इनका जो था व्यापार वाणिज्य, ये इस क्षेत्र में इनका मुख्य पतन का कारण ये सब रहा था। ठीक है, और अंग्रेजों ने तो इसको कमजोरी बना दिया। तो इस तरह से ये पुर्तगालियों का भारत में आ। अब हम देखेंगे कि डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी, और फिर फाइनली अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक लंबा संघर्ष चलता है, जिसको हम लोग एंग्लो कर्नाटिक वॉर कहते हैं। 3 ओंगल कर्नाटिक युद्ध हुआ, जिसमें अंततः अंग्रेजों का विजय हुआ, फ्रांसीसी हार गए और फिर अंग्रेजों का एक छत्र अधिकार भारत में।